हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग पीजीसीएल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग डिटेल से एनालाइज करेंगे। जैसे कि आपको पता है कुछ ही दिनों में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है और आपको ये जानना जरूरी है कि किस तरीके से प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछे गए थे। आज के सेशन में जो हमारा NR3 रीजन का 22 अगस्त 2021 को पेपर हुआ था उसका हम लोग पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं और आज के सेशन में कंप्लीटली हम लोग 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आउट ऑफ 120 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो रिमेनिंग 70 क्वेश्चन रहेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है जानना कि आपको सारे इंपॉर्टेंट सेशन जो है, ठीक है, ये आपने देखे हैं या नहीं करके, क्योंकि होता क्या है कि पीजीसीएल में जो ट्रेंड चला आ रहा है, जो क्वेश्चंस के लेवल रहता है, ये आपको जानना उतना ही जरूरी है गाइस। ठीक है, जितने भी हमने येलो हाईलाइट करके रखे ये सारे सेशन हमारे पास अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप इसको जाके देख सकते हो। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अभी भी हालांकि रिसेंटली हमने SR2 रीजन का भी पेपर हमने आपको प्रोवाइड करा है। ठीक है, हालांकि 13 अगस्त 2021 का भी अवेलेबल है, 17 दिसंबर का भी अवेलेबल है और आज हम लोग NR3 रीजन का भी डिस्कस करेंगे और इसी के साथ हमारे कंप्लीटली 7 पेपर एनालाइज हो जाएंगे। ठीक है, आज आप सोच सकते हो कि 120 क्वेश्चन इंटू 7, ठीक है, 720 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीटली एनालाइज हो रहे हैं प्रीवियसली। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है कि आपको सारे क्वेश्चंस के पेपर्स अपने प्रीवियसली जो भी हुए हैं वो आपने देखे या नहीं करके। ओके, सो गाइज अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं। ये सारे लिस्ट ऑफ अवेलेबल प्रीवियस ईयर पेपर्स है, आप इसको जाके देखिएगा। यहाँ पे डेट भी मैंने मेंशन करके रखी है। ठीक है, 2022 का भी मार्च का पेपर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके नॉन टेक्निकल के भी हमारे पास सेशंस अवेलेबल है, तो वो भी आप इसको जाके देख सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को गाइज और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर of a diameter d and length L is R ohms. If the diameter of the conductor is half and the length is half, then the resistance will be what? अभी हमने जो UPPCLG का कोर्स पढ़ाया था ना गाइस, उसमें सेम आपको ये क्वेश्चन बताया था कि जो हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज टू रो L बाय A, करेक्ट है। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, इसका जो डायमीटर है D और लेंथ है L, ठीक है, तो अगर हमारा जो डायमीटर है, ठीक है, उसको हमने हाफ कर दिया, और उसकी जो लेंथ है, ये जो लेंथ है उसको हमने डबल कर दिया, ठीक है, उसको भी हमने हाफ कर दिया। यहाँ पे हाफ है, ठीक है, लेंथ भी हमने उसको हाफ कर दी, तो इसके कारण इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका जो कंप्लीट ओवरऑल रेजिस्टेंस है ये हमारा ट्वाइस हो जाएगा ओरिजिनल रेजिस्टेंस से। ठीक है, मान लो अगर हमारा 10 ओम्स का रेजिस्टेंस था, ठीक है, अगर हमने उसका जो डायमीटर है वो भी हाफ कर दिया और लेंथ भी हाफ कर दिया, तो हमारा रेजिस्टेंस दोगुना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। मैं आपको ये फॉर्मूला भी बता देता हूँ किस तरीके से होगा। ठीक है, R इज टू रो L बाय A। ठीक है, अब देखिए, अगर इन केस ऑफ अ डायमीटर अगर आपको कंसिडर करना होगा तो क्या होता है, एरिया क्या होता है, पाई d स्क्वायर बाय 4, करेक्ट। अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे, R इज इक्वल टू 4 रो L बाय पाई d स्क्वायर, करेक्ट है। जहाँ की हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से, ठीक है, स्क्वायर ऑफ डायमीटर से। तो जो हमारा रेशियो निकल के आता है गाइस वो होता है R2 बाय R1 इज इक्वल टू L2 बाय L1 इंटू D1 स्क्वायर बाय D2 स्क्वायर, करेक्ट। तो इस केस से हमें समझ में आता है कि अगर हमारा जो ये फर्स्ट इक्वेशन होता है, मान लो ये, ठीक है, और सेकंड इक्वेशन ये हमारा ये रिलेशन बनते हैं, ठीक है, तो जो L2 है ये L2 क्या हो जाएगा, L1 बाय 2, और हमारे पास में जो D2 है हमारा नया डायमीटर वो भी हमने फर्स्ट से हाफ कर दिया। ठीक है, ये अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आता है रेजिस्टेंस का वो R2 बाय R1 ये आएगा निकल के। ठीक है, L1 बाय 2 डिवाइड बाय L1 मल्टीप्लाइड बाय D1 स्क्वायर अपॉन D1 स्क्वायर बाय 4, ठीक है, D1 स्क्वायर बाय 4, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे अगर हम लोग D2 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे D1 का भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे 4 कंसिडर किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलेशन निकल के आते हैं R2 आता है वो ट्वाइस ऑफ R1 आता है, जस्ट डेरिवेशन है। मैंने आपको 4 कंडीशन बताए गए, उस 4 कंडीशन को अगर आप ध्यान में रखते हो, रेजिस्टेंस डबल हो जाता है, वो कंडीशन कौन सी होती है, अगर लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है, उसका रेडियस तो कम हो जाता है, ठीक है, लेंथ कम हो जाती है, रेडियस बढ़ जाता है, इस तरीके से 4 अलग अलग कंडीशंस आती है, वो आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना होगा। ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। सो देखते हैं भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाउ इज द ट्रांजिएंट करंट इन द लॉस फ्री RLC सर्किट। ठीक है, लॉस फ्री RLC सर्किट में ट्रांजिएंट करंट किस तरीके से रहता है, ठीक है, तो वो रहता है हमारे पास साइनोसॉइडल। ओके, लॉस फ्री RLC सीरीज सर्किट में, RLC सर्किट में जो लॉस फ्री ट्रांजिएंट करंट रहता है वो साइनोसॉइडल रहता है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, यहाँ पे ऐसा क्यों कंडीशन मैं आपको कह रहा हूँ, अगर हमारे पास रेजिस्टेंस है, इंडक्टर और कैपेसिटर्स, ठीक है, ओके, इस केस में लॉस फ्री कंडीशन बताई गई, तो यहाँ पे हमारे पास में जो ये सर्किट है एज इक्विवेलेंट रहेगा हमारे पास। ठीक है, इट इज विल बी, ठीक है,
एक एलसी सर्किट जैसा ही बिहेव करेगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो ट्रांजिएंट करंट रहेगा वो साइनोसाइडल रहेगा, ओके। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइजन्स इक्वेशन हमें पूछा गया गाइस, ठीक है। सो पॉइजन्स इक्वेशंस का करेक्ट हमारा रेशियो रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। ये सिंपली क्या करते हैं गाइस, आपको गॉसिस लॉ, पॉइजन्स इक्वेशन, ठीक है, एम्पियर सर्कुलर लॉ, इसके जो अलग अलग फॉर्मूलाज रहते हैं, ठीक है, जो इक्वेशंस रहते हैं स्टैंडर्ड एज इट इज आपको ध्यान में रख के जाना है। एक ना एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है गाइस, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। डेफिनेटली नोट डाउन कीजिएगा जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी कम समय आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स द ट्रांजिएंट करंट मे नॉट ऑकर, ठीक है। कौन से सर्किट के अंदर ट्रांजिएंट करंट हमें अपीयर नहीं होगा, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में ट्रांजिएंट करंट नहीं रहेगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है जो एनर्जी डिसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ I²R लॉस में एनर्जी डिसिपेट होगी, इसलिए हमारे पास कोई भी ऐसा ट्रांजिएंट करंट देखने को मिलता है। ट्रांजिएंट करंट कब हमारे पास अचीव होता है, ठीक है, अगर हमारे पास सर्किट में, ठीक है, इंडक्टर या फिर कैपेसिटेंसेस प्रेजेंट है तो, ओके। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए जो करेक्ट इक्वेशन रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन ई, ऑप्शन डी, विच इज ई इज इक्वल टू डी बाय एप्सिलॉन, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ कॉइल विच हैज अ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 15 मिली हेनरी एंड अ करंट ऑफ 40 एम्पियर्स, ठीक है। कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ कॉइल में, ठीक है, कॉइल है हमारे पास, ठीक है। कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा वो हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, ई इज इक्वल टू हाफ इंटू LI², ठीक है, 1/2 इंटू एल का वैल्यू कितना है हमारे पास 15 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास आई का कितना है हमारे पास 40², ठीक है। ये हमारे पास 40² से अगर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे 40 इंटू 40 भी लिख लेते तो ये आ जाएगा हमारे पास 20, ठीक है। तो 20 इंटू 40 विल बी इक्वल्स टू 800 मल्टीप्लाइड बाय 15, ठीक है, 800 मल्टीप्लाइड बाय 15 इट विल बी इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारे पास 12,000, ठीक है। अब देखिए 12,000 इंटू 10⁻³ ठीक है, -3 ये 3 0 और ये हमारा -3 कैंसिल आउट होकर हमारे पास जो करेक्ट इक्वेशन करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 12 जूल। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच कंडीशन ट्रांसड्यूसर मस्ट ऑपरेट, ठीक है, कौन से कंडीशन के तहत ट्रांसड्यूसर ऑपरेट होता है, ठीक है, वायरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, राइट, ओके। सिंपल है, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए होता क्या है, आपको ट्रांसड्यूसर और सेंसर में डिफरेंस भी पता होना चाहिए, ठीक है। जो सेंसर है ऐसा डायरेक्टली फिजिकल क्वांटिटी मेजर करता है, ठीक है, लेकिन ट्रांसड्यूसर क्या करता है, जो क्वांटिटी मेजर करता है, ठीक है, सिमिलर क्वांटिटी मेजर करके एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में वो कन्वर्ट कर देता है, ओके। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। फंडामेंटली होता है क्या है कि जो आपको क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको बेसिक लेवल के जो अंडरस्टैंडिंग होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चंस पूछ जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। सो कहीं पे भी आपको कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो डेफिनेटली इन सारे क्वेश्चंस को आप इजीली मार्कअप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें से कौन सा एक हमारा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर देखिए गाइस, वाट आवर मीटर और एम्पियर आवर मीटर ये दोनों भी इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, लेकिन वोल्ट मीटर एक हमारा इंडिकेटिंग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडिकेटिंग, it is an indicating instrument, okay. Option A will be the correct answer in this case. Next question is which DC motor has the least percentage increase in a input current for the same percentage increase in a torque, okay. इनमें से कौन सी मोटर में सबसे लीस्ट परसेंटेज इंक्रीज होगा इनपुट करंट में अगर हमारे टॉर्क में इंक्रीज होता है तो, ठीक है। कितना अगर हमारा देखिए टॉर्क अगर हमारा इंक्रीज होता है तो कितना हमारे पास करंट इंक्रीज होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया, तो वो रहेगा हमारे पास सीरीज मोटर, ओके। लीस्ट परसेंटेज इंक्रीज होगा यहाँ पे इनपुट करंट में फॉर द सेम परसेंटेज इंक्रीज इन अ टॉर्क। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, इन अ डीसी मशीन द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। देखिए यहाँ पे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ये क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मान लो अगर आपने कॉइल बनाया, ठीक है, ये हमने कोर ले लिया, ये हो गया हमारा कोर, ठीक है, आयन का कोर हो गया। इसके ऊपर अगर हमने कॉइल ट्विस्ट कर दिया और इसको अगर हमने एनर्जाइज किया, ठीक है, बाय एनी मीन्स, ओके, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैग्नेटिज्म फॉर्म हो जाता है, करेक्ट।
ये मैग्नीशियम। जैसे हमने इस चीज़ को कट ऑफ कर दिया, ठीक है, सप्लाई को कट ऑफ कर दिया, उस तरीके से भी हमारे पास सर्टेन अमाउंट ऑफ इसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट रहता है। फिर भी ये क्या रहता है, ये होता है रेसिडुअल मैग्नीशियम, ओके, और ये रहता है हमारे 2 से 3%। अब ये देखिए रेसिडुअल मैग्नीशियम काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे जो फ्लक्स सेटअप करने के लिए, ठीक है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ इसमें मैग्नीशियम होना चाहिए, ओके, हमारे कोर के अंदर। इसके कारण क्या होता है कि जो फ्लक्स सेटअप है वो काफ़ी आसानी से हो जाते हैं, ओके। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 से 3% ही रहता है रेसिडुअल मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पीड पावर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ 3-फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, इसमें से कौन सा एक स्पीड पावर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है 3-फेज इंडक्शन मोटर का, तो वह है हमारा ऑप्शन ए। ये कुछ जो कर्व है हमारा इस तरीके से हमारा प्लॉट हो रहा है, ठीक है, ये लाइक इस तरीके से कर्व प्लॉट हो रहा है, ओके। ये हमारे पास में पावर आउटपुट, ओके, और यहाँ पे हमारे पास में स्पीड, ओके, ये कर्व इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर स्टार्टिंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर द स्टार्ट डेटा स्टार्टिंग कैन बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू एन ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर विद अ रेशियो ऑफ, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बताया गया है, क्वेश्चन को समझिएगा। अगर हम लोग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करें तो स्टार्ट डेटा स्टार्टर्स हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है, वो इक्विवेलेंट होता है हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर के स्टार्टर के जैसे ही। लेकिन जो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के साथ में अगर हम लोग कंडीशन देखते हैं तो ये इसका जो रेशियो ऑफ कन्वर्जन रहता है, जो फैक्टर रहता है, ठीक है, स्टार्ट डेटा स्टार्टर में जो हमारे पास में इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग करंट है वो रिड्यूस कितना हो जाता है 1/3 से, ओके। तो और स्टार्ट डेटा स्टार्टर वो इक्विवेलेंट है, अगर हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर से कंसिडर करें तो ये रेशियो कितना बनता है 1/√3 से, तो इसका जो वैल्यू निकल के आता है 57.73%, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। सो बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग एट अ 50 to 400 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कंटेन्स कोर मेड अप ऑफ, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग एट अ 25 to 400 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कंटेन्स अ कोर मेड अप ऑफ, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो 25 से लेकर 400 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होता है, उसका जो कोर मटेरियल रहता है किसका बना रहता है, कौन से मटेरियल का बना रहता है, वो रहता है हाईली परमेबल आयन एंड स्टील अलॉय, ठीक है, हाईली परमेबल। देखिए परमेबल ये प्रॉपर्टी रहती है, परमेबिलिटी जो प्रॉपर्टी रहती है जो हमें क्या बताती है कि हमारे मैग्नेटिक मटेरियल से, ठीक है, कितना इजीली फ्लक्सेस हमारे फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, जितने ज़्यादा परमेबल रहेगा वो मटेरियल उतने ही ज़्यादा मैक्सिमम फ्लक्सेस उसमें से फ्लो हो पाएंगे, ओके। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर फॉर अ गिवन वी रेटिंग इफ कनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर कैन हैंडल, ठीक है, अगर 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, ठीक है, एक पर्टिकुलर वी रेटिंग का, उसको अगर हमने ऑटो ट्रांसफार्मर जैसे अगर हमने कनेक्ट कर दिया तो वो हायर वी ऑपरेट कर सकता है, ठीक है, हायर वी पे ऑपरेट हो सकता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर में जो कनेक्शन पार्ट रहता है, ठीक है, वो हमारा कंडक्टिवली ट्रांसमिट होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई ट्रांसफार्मर कनेक्टेड इन अ पैरेलल शुड हैव अ सेम रेशियो, ठीक है, जो ट्रांसफार्मर को हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते रहते हैं उसका सेम वोल्टेज रेशियो क्यों होना चाहिए, इसके कारण जो अवॉइड हम लोग सर्कुलेटिंग करंट से उसको अवॉइड कर सके, ओके। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हमारी कंडीशन है ट्रांसफार्मर कनेक्टेड इन अ पैरेलल, उसी का जस्ट यहाँ पे जो है उन्होंने आपको रेशियो पूछ लिया गया, उसकी जो बेसिक कंडीशंस रहती है, ठीक है, नेसेसरी कंडीशन जो रहती है ट्रांसफार्मर के पैरेलल कंडीशन के लिए, वही आपको पूछ ले, जैसे उसका पोलैरिटी सेम होना चाहिए, ठीक है, उसका फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, ठीक है, फेजर ग्रुप भी सेम होना चाहिए। इस तरीके से अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ट्रांसफार्मर को तो उसका सेम वोल्टेज रेशियो इसीलिए होना चाहिए कि सो दैट हमारा जो सर्कुलेटिंग करंट है उसमें से ना फ्लो हो। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट बताना चाहता हूँ गाइस, अगर आप पीजीसीएल के लिए प्रिपेयर करें और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका वीक हो तो आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। डेफिनेटली अभी भी आपको फ्रूटफुल रहेगा, यूजफुल रहेगा, काफ़ी अच्छा हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा। इस कोचिफाई पे अवेलेबल है और इसके अंदर ये जो सारे टॉपिक्स है, ठीक है, अराउंड आप देख सकते जो भी आप अगर आप टॉपिक में वीक हो, ये मैराथन बेस्ड हमने कोर्स रिलीज किया है। सारे सेशन से अराउंड 16 सेशन इसके अंदर हमने प्रोवाइड करके रखे, जिसके अंदर मेंसुरेशन डीआई वगैरह भी है, ओके। जितना भी पीजीसीएल का पैटर्न है, ठीक है, उसको एज इट इज यहाँ पे फॉलो किया गया, तो डेफिनेटली इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसको किस तरीके से ज्वाइन करना है, आपके पास कोचिफाई का एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है, उसको डाउनलोड करने के बाद बेसिक डिटेल्स डाल के रजिस्टर करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में पेड कोर्स के सेक्शन में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये 199 रुपीज़ में आपको हमने प्रोवाइड करके रखा है। डेफिनेटली फ्रूटफुल रहेगा और यूजफुल भी है। 25 आवर प्लस का एक कोर्स है, अच्छी तरीके से आपकी पीजीसीएल के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए प्रिपेयर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन क्वांट में पूछा जाता है। इसका पूरे साल भर के लिए जो प्राइस हमने मेंशन करके रखा है सिर्फ 199 रुपीज़ में आप देख सकते हो। 365 डेज आप इसको वॉच कर सकते हो उस वीडियो कोर्स से इंक्लूडिंग ई बुक्स। तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। देखते हैं भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द परसेंटेज इंपीडेंस ऑफ द टू ट्रांसफार्मर वर्किंग इन अ पैरेलल आर डिफरेंट। अगर हमारे दो ट्रांसफार्मर जो पैरेलल में वर्क हो रहे हैं उसका परसेंटेज इंपीडेंस जो है वो डिफरेंट होता है, उस केस में जो हमारा पैरेलल ऑपरेशन है वो पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन जो पावर फैक्टर है जहाँ पे दो ट्रांसफार्मर ऑपरेट करते हैं वो अलग रहेंगे जो पावर फैक्टर है कॉमन लोड का, ठीक है। अलग अलग ट्रांसफार्मर के अलग अलग पावर फैक्टर रहेगा अगर हमारा परसेंटेज इंपीडेंस जो है दोनों भी ट्रांसफार्मर का वो डिफरेंट होता है। तो ये भी एक हमारे एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर दो क्वेश्चन अभी तक पूछ लिए गए जो पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर रहता है उसके बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिक लोडिंग। मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिक लोडिंग का हमारा मिनिमम रेशियो कितना होना चाहिए परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर में, वो होना चाहिए 50 गाइस, ओके। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन काफी एक्सेप्शनल हमें लगते गाइस और हम लोग इसको चाहते हुए भी आंसर नहीं मार्क कर पाते, तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेशन आपको अच्छी तरीके से देखने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बीएलडीसी मोटर की वो किसके सिमिलर है, ठीक है। वो सिमिलर है डीसी शंट मोटर के जैसे। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे बीएलडीसी मोटर की सेम डीसी शंट मोटर के जैसे सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोड ड्यूरेशन कर्व इंडिकेट्स व्हाट, ठीक है। लोड ड्यूरेशन कर्व हमें क्या बताता है गाइस, जो पावर डिमांड है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। पावर डिमांड है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। यहाँ पे टाइम में रहेगा एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे रहेगा हमारे पास में लोड। यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम पीक लोड कितना था ये भी हमें पता कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या बताता है हमें, नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच पर्टिकुलर लोड लास्ट ड्यूरिंग अ डे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्रिटिकल वोल्टेज लिमिट ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज इंक्रीज बाय, ठीक है। क्रिटिकल वोल्टेज लिमिट जो है ट्रांसमिशन लाइन की वो हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द कंडक्टर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। क्रिटिकल वोल्टेज लिमिट जो है ट्रांसमिशन लाइन की हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो स्टेटमेंट बताए गए, दोनों स्टेटमेंट्स में से जो प्रॉब्लम्स है वो किससे हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं ऐसा हमें पूछा गया। पहला प्रॉब्लम है असिमेट्रिकल स्पेसिंग कॉन्फ़िगरेशन है वो जिसके कारण लाइन इंटरफेरेंस होता है। दूसरा है हमारे पास असिमेट्रिकल स्पेसिंग कॉजेज द वोल्टेज इंडक्शन इन द कम्युनिकेशन लाइन। तो यही जो हमारा इफेक्ट होता है गाइस हम लोग उसको ट्रांसपोजिशन करके अवॉइड कर सकते हैं। ट्रांसपोजिशन क्या होता है, जैसे तीन फेजेस है मान लो आर वाई बी, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद में जो है इसकी जो है फेज सीक्वेंस चेंज कर दी जाती है, ठीक है। ओके यहाँ पे अगर मान लो चेंज हो गया फिर से यहाँ पे चेंज होता है इस तरीके से, राइट। तो ये आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। ये हमारे पास में इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोजिशन। इसके कारण जो रेडियो इंटरफेरेंस होता है बाकी के ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर, ठीक है, बाकी हमारे पास में कम्युनिकेशन लाइन के ऊपर वो भी हमारा अवॉइड हो जाता है। ओके ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट इंडस्ट्रियली एक्सेप्टेड इंसुलेटर्स यूज्ड इन एचवीडीसी इज, ठीक है। मोस्ट इंडस्ट्रियली एक्सेप्टेड इंसुलेटर्स जो एचवीडीसी में यूज होता है वो कौन सा है, हाई रेजिस्टेंस टफन ग्लास टाइप। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इंसुलेटर्स जो एचवीडीसी में यूज होते हैं वो है हमारा हाई रेजिस्टेंस टफन ग्लास टाइप, ठीक है। ये कॉमनली यूज किए गए इसलिए सर क्वेश्चन पूछा गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रेडिंग ऑफ द केबल इज परफॉर्म इन ऑर्डर टू अचीव। जो केबल्स में ग्रेडिंग करते हैं उसका कारण क्या होता है, उसके कारण जो है हम लोग यूनिफॉर्म स्ट्रेस अचीव कर सकते हैं और उसके कारण जो क्वालिटी है क्वांटिटी है इंसुलेशन की वो भी हमारा रिड्यूस होता है। रिडक्शन इन द क्वालिटी ऑफ द इंसुलेशन ये नहीं होगा गाइस, ठीक है। क्या हम लोग क्वालिटी खराब करना चाहते हैं क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका क्वांटिटी जो है हालांकि हम लोग कम कर सकते हैं और यूनिफॉर्म स्ट्रेस भी अचीव कर सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फेरेंटी इफेक्ट इन अ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ। जो फेरेंटी इफेक्ट होता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जहाँ पे हमारे पास में रिसीविंग एंड वोल्टेज जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द सेंडिंग एंड वोल्टेज, ओके। तो वो होता है ड्यू टू द लाइन कैपेसिटेंस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो नो लोडेड कंडीशन लाइन रहती है, नो लोडेड कंडीशन लाइन में उस कंडीशन पे हमारे पास में ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ लाइन कैपेसिटेंस, ठीक है, हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज अराउंड 5% ज़्यादा वोल्टेज दिखाता है, ठीक है। तो वो रहता है हमारा ड्यू टू द लाइन कैपेसिटेंस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं फेरेंट इफेक्ट। ये बैक एंड फोर्थ आपको रिवर्स करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में गाइस, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सेमीकंडक्टर पावर डिवाइस आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट ट्रिगर डिवाइस। इसमें से कौन सा करंट ट्रिगर डिवाइस नहीं है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, मॉसफेट। इट इज अ वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस, ठीक है। थायरिस्टर, ट्राइक और जीटीओ दीज आर द करंट ऑपरेटेड डिवाइस, ओके। बट यहाँ पे मॉसफेट जो है ये हमारा करंट ट्रिगर डिवाइस नहीं है, ठीक है, नहीं बोला गया, ओके। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच, एससीएस जिसको हम लोग कहते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन से मैं आपको एक और आपको सजेशन बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें से कौन सा करंट ट्रिगर डिवाइस है, कौन सा वोल्टेज ट्रिगर डिवाइस है, यह आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाओ। दूसरी बात जो सिम्बॉल्स होते गए
ठीक है। अलग अलग पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की वो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। उसके अंदर कौन से टर्मिनल्स रहते हैं, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके अंदर कितने लेयर्स रहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से बन जाता है इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए सिलिकॉन कंट्रोल स्विच, इसके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, हालांकि वो भी आपको पता होना चाहिए। सिलिकॉन कंट्रोल स्विच का जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन बी, ठीक है। ये है SCS का सिंबल। ये हमारा एक नॉर्मल डायोड बनता है, इस तरीके से 2 गेट्स यहाँ पे लगाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में कैथोड और ये हो गया हमारे पास में एनोड। ये है हमारा SCS का सिंबल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द गिवन डायोड रेक्टिफायर सर्किट द डायोड D1, D2, D3 are connected to the phase RYB respectively as shown. The phase sequence is RYB. The diode D1 would conduct from, ठीक है। देखिए यहाँ पे डायोड रेक्टिफायर सर्किट बताया गया D1, D2 और D3, ठीक है। उसको कनेक्टेड किया गया हमने फेजेस में RYB रिस्पेक्टिवली। अगर हमारा फेज सीक्वेंस RYB है तो उसका जो डायोड D1 है वो कब कंडक्ट होगा, ये हमें पूछा गया। यहाँ पे हमारे पास सर्किट बताया गया, अब आपको क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे डायोड D1, D2 ये अपीयर नहीं हुआ था, D1, D2, D3 इस तरीके से कनेक्ट कर दिया गया RYB के लिए, ठीक है। तो जो हमारे पास डायोड D1 है ये कब कनेक्ट होगा, ये 30 से लेके 50 डिग्रीज में कंडक्ट होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये ऐसा हमने किस तरीके से निकाल लिया, आपको बता दो। ये होगा हमारा फेज हो गया R, Y और B, ठीक है। इसका 3 फेजेस का फेज सीक्वेंस हम लोग किस तरीके से ड्रॉ करते देखिएगा, ठीक है। लेट्स टेक द ब्लैक कलर, ओके। अब देखिए यहाँ पे R फेजेज है, ये कब मैक्सिमम रहेगा हमारे पास, ओके। ये रहेगा हमारे पास में बिटवीन, ये हो गया हमारे पास 90, ओके। ये हो गया हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा अराउंड 150, ये हो गया हमारे पास 180, ठीक है। ये 150 से लेके, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कब है 30 डिग्री। तो इतना जो आपको ये दिख रहा है पीक, इसका ये वोल्टेज कौन सा है ये मेंशन करें तो VRN, ठीक है। VRN है वोल्टेज है हमारा। तो ये जो इतना वोल्टेज है, ठीक है, हमारा मैक्सिमम पीक कब रहेगा, ये जब हमारा 30 डिग्री से लेके 150 डिग्री तक ये मैक्सिमम पीक रहेगा। तो उसी कंडीशन में हमारा डायोड D1 ये कंडक्ट हो सकता है, ओके। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द थायरिस्टर टू रिमेन इन द ऑन स्टेट, ठीक है। अगर हमारे थायरिस्टर को ऑन स्टेट या फिर कंडक्टिंग स्टेट में रखना है तो उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, नो कंटिन्यूस गेट सिग्नल इज रिक्वायर्ड। देखिए एक बार अगर आपने यह थायरिस्टर को गेट पल्स अप्लाई करा दिया, ठीक है, गेट पल्स अगर आपने अप्लाई कर दिया तो वो कंडक्टिंग स्टेट में रहता है, ठीक है। तो उसको हालांकि जो ऑफ करना होगा तो उसके लिए हमारे पास फोर्स और नेचुरल कम्यूटेशंस के टेक्निक्स आते हैं, लेकिन हम लोग उसको फिर से गेट सिग्नल अप्लाई करके उसको टर्न ऑफ नहीं कर सकते। एक बार गेट सिग्नल दे दिया तो अगर उसको निकाल भी दिया तो ये कंडक्टिंग स्टेट में ही रहता है। ऑप्शन ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज प्रिफर्ड फॉर ऑटोमेटिक ड्राइव। ऑटोमेटिक ड्राइव के लिए हम लोग कौन सी मोटर को प्रीफर करते हैं, उसके लिए हम लोग वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल DC मोटर का इस्तेमाल करते हैं, ओके। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन काफी कबार एग्जामिनेशन में बनते हैं, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द H टाइप ऑफ पोल्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट द वोल्टेज अप टू, ठीक है। जो H टाइप ऑफ पोल्स रहते हैं, ठीक है, वो हमारे पास कितने वोल्टेज लेवल तक रहते हैं, वो 132 किलो वोल्ट तक हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से आगे पहले आपको बताना चाहता कि अगर आपको इंग्लिश में प्रिपरेशन करते वक्त आपको दिक्कतें जा रही होगी, एक हमारे पास में रिकमेंडेड आपको एक कोर्स बताने वाला हूँ जहाँ पे हमारे पास PGCL के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहाँ पे कॉमन एरर्स, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम और फ्रेजेस, सिलेक्शन ऑफ मिसस्पेल्ड वर्ड, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रहेंजन टेस्ट, ठीक है। अब देखिए सिलेक्शन ऑफ मिसस्पेल्ड वर्ड के ऊपर काफ़ी कबार क्वेश्चन बनते हैं, हमें यही नहीं समझ में आता कि हम लोग सर किस तरीके से मिसस्पेल्ड वर्ड को याद रखें। तो इसके लिए भी रूल्स और रेगुलेशंस हमने रूल्स और उसके जो कॉन्सेप्ट है हमने पढ़ा के रखे हमारे इस जनरल इंग्लिश के कोर्स के अंदर। ये इसके जो 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये वीडियो के माध्यम से आपको हमने एक्सप्लेन किया। इसका ई बुक भी अवेलेबल है, आप इसको कंप्लीटली पूरे साल भर के लिए ज्वाइन कर सकते हो सिर्फ 199 रुपीज़ में, और आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए काम में आएगा, ठीक है। स्पेशली PGCL के लिए भी आपको ये यूजफुल रहेगा। तो आप इसको कोचिफाई के एप्लीकेशन के ऊपर डेफिनेटली एक्सेस कर सकते हो और आपको अच्छी तरीके से इसके प्रिपरेशन करने के लिए मदद होगी, ओके। सो डेफिनेटली डू ज्वाइन। अगर आपको इसको ज्वाइन करना होगा तो इंट्रोडक्टरी प्राइस हमने एज इट इज रखा 199 रुपीज़ में, आप सोच सकते हो 365 डेज के लिए आप इसको यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है। सो बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, और देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो रिएक्टिव पावर कंपोनेंट है KVAR, ठीक है, वो किस तरीके से होता है, ठीक है, वो होता है हमारा इज इक्वल टू किलोवाट इंटू tan phi और KVA इंटू sin phi, ओके। देखिए मैं आपको इसका पावर ट्रायंगल बताता हूँ। ये हमारा 90 डिग्री का, ठीक है, ये अपैरेंट पावर S,
ठीक है, ये रियल पावर है P और ये रिएक्टिव पावर है हमारा Q, ठीक है, ये अपैरेंट पावर है, ठीक है, ये रियल पावर है, ओके, और रिएक्टिव पावर है ये, ओके। इस केस में अगर हम लोग देखते तो जो हमारे पास पावर ट्रायंगल से अगर हम लोग फाइंड आउट करते तो जो Q रहेगा, ठीक है, Q का वैल्यू किस तरीके से निकाले, ये रहेगा P tan phi, ठीक है, या फिर S sin phi, ठीक है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के लॉज लगा के भी हम लोग निकाल सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था ये हमारा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज डैश वोल्ट। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड का, वो कितना रहता है, 0 वोल्ट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे यूनिक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली लिख के रखने का इस एग्जामिनेशन के पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोल कंटेनिंग मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन इज, ठीक है, कौन से कोल में मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन रहता है, वो रहता है हमारा एंथ्रेसाइट कोल, और ये भी काफ़ी गुड क्वालिटी ऑफ कोल हम लोग मानते हैं। इसके बाद में हमारे पास सबसे लीस्ट जो रहता है वो रहता है हमारे पास में लिग्नाइट, ओके। पीट भी रहता है हालांकि हमारे पास में, बट जो गुड देखिए बेसिकली होता क्या है कि उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू उसके कार्बन कंटेंट पे डिपेंड रहती है, और वो रहते हैं हमारे पास एंथ्रेसाइट कोल के अंदर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसका जो कार्बन कंटेंट रहता है ये अराउंड 82% से लेके ये हमारे पास में 90% तक या फिर 92% तक हमारे इसका कार्बन कंटेंट इसके अंदर रहता है, ठीक है। ये परसेंटेज भी ध्यान में रख लीजिएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉल्यूशन विच रजिस्टर चेंज इन ए पीएच इज कॉल्ड एज डैश सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें से कौन सा सॉल्यूशन है जो पीएच के लिए चेंजेस जो होता है, ठीक है, उसको रजिस्टर करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बफर सॉल्यूशन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। फंडामेंटल क्वेश्चन था, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स एंड वाई आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इफ द एंगल बिटवीन देम इज डैश, ठीक है। एक्स और वाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर है अगर उसके बीच का एंगल कितना 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, π/2। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। पाई मतलब कितना होता है, 180 डिग्री, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंगल बिटवीन वेक्टर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, एंगल बिटवीन वेक्टर x इज इक्वल टू 1, -1, 0 एंड y इज इक्वल टू 1, 0, 1 इज डैश, ठीक है। तो जो एंगल है वो हमें पता करना है गाइस। तो देखिएगा इस दो डॉट प्रोडक्ट का जो वेक्टर्स होता है, देखिए डॉट प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर्स का, वो किस तरीके से निकालते हैं, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर b इज इनटू कॉस थीटा, ठीक है। जिसके कारण कॉस थीटा का जो वैल्यू निकल के आता है वो आता है हमारे पास में मॉड ऑफ ए वेक्टर वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर बी डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ बी वेक्टर, करेक्ट है। और इसी के कारण जो हमारा कॉस जो हम लोग थीटा का वैल्यू निकालते थे कंप्लीटली कॉस इनवर्स में ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, ओके। तो अब देखिए गाइस यहाँ पे मान लो जो हमारे पास में वैल्यूज बताएगी एक्स और वाई की, ठीक है। ये है हमारे पास में 1, -1, 0 और यहाँ पे 1, 0, 1, ओके। इसको हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं तो वो किस तरीके से हो जाएगा, ये होगा जाएगा अगर मान लो वेक्टर x मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर y विच इज इक्वल टू 1 × 1 प्लस -1 × 0, ठीक है, प्लस 0 × 1, करेक्ट। तो मॉड ऑफ a का वैल्यू कितना रहेगा, ये रहेगा हमारे पास में √1² प्लस √1² प्लस विच इज इक्वल टू √2, करेक्ट, ओके। मॉड ऑफ b वेक्टर का जो वैल्यू निकल के आएगा ये रहेगा हमारे पास 1² प्लस 1², ठीक है, ये रहेगा हमारे पास √2, ओके। थीटा का वैल्यू कितना है, कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2 इंटू √2, सिंपल है, ओके। यहाँ पे ये वैल्यू आ गया हमारे पास, तो कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 का वैल्यू निकल के आता π/3। π/3 का वैल्यू कितना रहेगा गाइस, ठीक है, ये 180 डिवाइड बाय 3 विच इज 60 डिग्री का हमारे पास वैल्यू रहेगा। ये हमारे पास ऑप्शन में डायरेक्टली गिवन है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। सो देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4π/9 रेडियन इन डिग्रीज वॉट, ठीक है। अब देखिए अगर x रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमें उसको 180/π से मल्टीप्लाई करना रहता है, ठीक है, और वाइस वर्सा, सिंपल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रेडियन में है और डिग्री में पूछा गया तो हम लोग क्या करेंगे 4π/9 डिग्री में निकालना है तो एक ही बात ध्यान में रखिएगा 180/π से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, 20 × 4 विल बी इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। इतना ध्यान में रखिएगा, सिर्फ एक ध्यान में रखिएगा, बाकी आपको रिवर्स लगाना है, ठीक है। डिग्री टू रेडियन करना होगा तो π/180 से, ठीक है। लेकिन होता क्या दोनों जगह आप एग्जामिनेशन में कंफ्यूज करा देते हो, ठीक है। सिंपल है, रेडियन टू डिग्री करना होगा तो
क्या कर लेना है, 180/π से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना, डिग्री में वैल्यूज आपको निकल जाएंगी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल्यूम ऑफ अ कोन विथ रेडियस आर एंड हाइट एच इज व्हाट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कोन जिसका रेडियस आर है और हाइट एच है वो किस तरीके से निकाल पाते हैं। सिंपल फॉर्मूला है, इस मेंसुरेशन में आपको ये मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेशन में, 1/3 इंटू πr² इंटू एच। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बाइनरी नंबर 10101 इज इक्वल टू द डेसिमल नंबर व्हाट। क्या करना है आपको, सिंपली 1 इंटू 2⁻0, 0 इंटू 2⁻1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, 1 इंटू 2⁻2, यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2⁻, आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 2⁻4 प्लस 2⁻2 प्लस 2⁻1, अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकालते तो यहाँ पे जाएगा 16, यहाँ पे जाएगा 4 प्लस हमारे पास में यहाँ पे हमारे पास है 1। ओके, 2⁻0 मतलब 1 होता है। ठीक है, 16 प्लस 4 20 प्लस 1 21। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेसिमल नंबर 43 जो है हेक्साडेसिमल में और बीसीडी नंबर सिस्टम में क्या रहेगा, ये हमें पूछा गया है। ओके, अब देखिएगा इस 43 को अगर हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ओके, सिंपल है डेसिमल नंबर, तो हेक्साडेसिमल का हमारे पास में जो बेस रहता है वो रहता है 16 से, तो 16 से डिवाइड करेंगे, 16 2 ज़ा 32, ओके, 2 ज़ा 32, बचा कितना हमारे पास में यहाँ पे 11, ओके, उसको 16 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0, सिंपल है, यहाँ पे रहेगा हमारे पास 2 ही बचा रहेगा। ओके, ओके, तो इसका जो अब फ्रॉम बॉटम अप अप्रोच यूज़ करते हैं, तो 11 को जो है हेक्साडेसिमल सिस्टम में हम लोग बी यूज़ कर देगा। ठीक है, तो इसका जो कन्वर्जन रहेगा ये रहेगा हमारे पास 2b। तो देखिए 2 ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन बी और सी में, फिर भी हमें इसको बीसीडी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो देखिएगा 43 को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, बीसीडी रिप्रेजेंटेशन में जो 4 को रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 0 0 और 3 को आपको पता है 0 0 1 1 1। ठीक है, ये आपका रिप्रेजेंटेशन रहेगा 0 1 1, ठीक है, 0 1 0 0 0 1 0 0 यहाँ पे रहेगा करेक्ट, उसके बाद में 0 0 1 1, ठीक है, 0 0 1 1, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। सिंपल सा है गाइस। ठीक है, ये जस्ट लाइक बाइनरी नंबर सिस्टम है, लेकिन 4 डिजिट्स में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडिएंट एफिशिएंसी ऑफ द ल्यूमिनस सोर्स डिपेंड्स ऑन व्हाट। ठीक है, ल्यूमिनस सोर्स की रेडिएंट एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके टेम्परेचर जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हमारे पास एक सेशन है, एक एलिमिनेशन का भी सेशन है यूट्यूब पे, वो आप जाके देख सकते हो, सारे एलिमिनेशन के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट वेव कितने स्पीड से ट्रैवल करती है, हमें पूछा गया है, तो वो है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। So the next question is in electrical resistance welding the material of electrode should have। ठीक है, बताया गया कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो मटेरियल रहता है इलेक्ट्रोड का वो क्या होना चाहिए, वो हाईली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होना चाहिए, उसमें हाईली थर्मल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसमें सफिशिएंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि सो दैट वो हाई प्रेशर जो है वो सस्टेन कर सके, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ मेकिंग पोर्सिलिन इंसुलेटर। ठीक है, तो सिलिका हम लोग इसमें यूज़ नहीं करते गाइस। ठीक है, हालांकि कॉर्ड्स, केवलिन और फेल्डस्पाट का इस्तेमाल किया जाता है। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोट-सावर्ट्स लॉ इन मैग्नेटिक फील्ड इज एनालॉगस टू विच लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे बायोट-सावर्ट्स लॉ होता है मैग्नेटिक फील्ड में, वो किसके एनालॉगस है इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कूलम्स लॉ के जैसा है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है गाइस। ओके, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस। देखिए किस तरीके से आपको यूनिक क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियसली भी, और ये सारे क्वेश्चंस आपको जानना जरूरी है, कभी ना कभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में रिपीट भी हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर xi प्लस yj प्लस z के। इसका डाइवर्जेंस हमें पूछ लिया गाइस, तो इसका हम लोग डाइवर्जेंस किस तरीके से निकालेंगे, डेल xi प्लस yj प्लस z के विच इज इक्वल टू ddx बाय x प्लस dd y प्लस डेल z बाय z इंटू z। ओके, इन तीनों की वैल्यूज 1 1 1 रहेगी। ठीक है, एडिशन कितना आ जाएगा 3। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन 2 एयर कोर कॉइल्स डिपेंड ऑन व्हाट। ठीक है, जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग रहता है 2 एयर कोर कॉइल का किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। उसका रेशियो क्या रहता है, k इज इक्वल टू m अपॉन अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2। ओके, तो जो k का अगर हमारा वैल्यू है, ठीक है,
के का अगर हमारा लेस देन 0.5 से वैल्यू तो उसको हम लोग इसको कहते हैं लूजली कपल्ड है। के का वैल्यू अगर 0.5 से ज़्यादा है तो उसको टाइटली कपल कहते हैं। के का वैल्यू अगर हमारा 1 रहता है तो हम लोग उसको कहते हैं मैग्नेटिकली टाइटली कपल्ड है, ठीक है। तो इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग रहता है उसके म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है गाइस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका है, यहाँ पे सिरेमिक का है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। वैक्यूम, ग्लास और ऑयल से भी हमारे पास सिरेमिक का सबसे ज़्यादा हमारे पास हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। और देखिए गाइस, अगर आप पीजीसीएल के लिए अच्छी तरीके से तैयारी करते हो, आपको 50 क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करना उतना ही इक्वली ज़रूरी है, ओके। क्योंकि आपको पता ही है कि नॉन टेक्निकल सेक्शन में अगर आपको स्कोर करोगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली और आसानी से हो जाता है, ठीक है। अभी हमने कुछ ही दिनों पहले आपके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली एक नॉन टेक्निकल की, जिसके अंदर हमने एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट है इलेक्ट्रिकल की, जिसमें 170 क्वेश्चन है, 120 आपको इलेक्ट्रिकल के मिल जाएंगे प्लस आपको 50 नॉन टेक्निकल के, मतलब एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। और उसी के साथ आपको प्रैक्टिस करने के लिए 5 अलग अलग हमने जो मॉक टेस्ट है प्रोवाइड करा दिए। हर एक 5 क्वेश्चंस में आपको मॉक टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 150 क्वेश्चंस ये नॉन टेक्निकल के हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसके साथ 170 क्वेश्चंस अगर हम लोग कंप्लीट फुल लेंथ पेपर के अगर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ जाएगा 420 क्वेश्चन अराउंड यहाँ पे आपके आसानी से प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। आपको जो नॉन टेक्निकल का जो हमने टाइम रखा है कम से कम रखा है 40 मिनट्स के अंदर, सो दैट आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सको। और इसका जो टाइम रहने वाला है फुल लेंथ का 120 मिनट्स है, ठीक है। डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा इसको। आप कोचिफाई के ऐप के ऊपर जो माई टेस्ट सीरीज सेक्शन है वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ 49 रुपीज़ में। इसका वैलिडिटी भी हमने काफ़ी एक्सटेंडेड रखा है, ठीक है। 6 to 9 मंथ इसका वैलिडिटी रहेगा, तो आप इसको आने वाले समय में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा, काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा आपके सिलेक्शन के लिए बिफोर, अगर आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया व्हाट इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ z फॉर विच x ऑफ z अटेन्स फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे सेट ऑफ वैल्यूज पूछी गई z की, जहाँ पे x ऑफ z एक फाइनाइट वैल्यू अचीव करेगी, तो वो रहेगा हमारे पास रेडियस ऑफ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। यहाँ पे रेडियस था गाइस, तो उसको हम लोग कहते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। गलती से रेडियस आ गया था, हमने उसको करेक्ट कर दिया, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ z फॉर विच x ऑफ z अटेन्स फाइनाइट वैल्यू, तो उसको हम लोग कहते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। जो z ट्रांसफॉर्म रहता है डिस्क्रीट सिग्नल का x ऑफ n का ये किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, x ऑफ z इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ n से लेके माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक x ऑफ n मल्टीप्लाइड बाय z रेज़ टू पावर माइनस n, ठीक है। जो वैल्यूज रहती है z के लिए, जहाँ पे हमारे पास x ऑफ z है कंप्लीट फाइनाइट वैल्यू अचीव करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। z हमारा z ट्रांसफॉर्म का जो हम लोग सेशन ले लेंगे गाइस एक आध बार, तो उसके अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है डेफिनेटली, ओके। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको अगर हमने समझना होगा तो एटलीस्ट मिनिमम हमें 15 to 20 मिनट्स का एक बेसिक फंडामेंटल के टाइम लगेगा, ओके। सो सेपरेट सेशन में हम लोग इसको कंसिडर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट के वक्त जो आयरन लॉसेस है वो नेग्लिजिबल रहते हैं, क्यों? क्योंकि जो वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते हैं वो प्राइमरी साइड में वो लो रहता है गाइस, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट टेस्ट के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट 50 क्वेश्चन गाइस हमारे जो पीजीसीएल में रिसेंटली पूछे गए थे 2021 में, ओके। आपको आज का सेशन कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। एक आपको इंपॉर्टेंट अपडेट बता दो, जितना भी आपको मैंने डेटा बताया, ठीक है, वो आपको अच्छी तरीके से एनालाइज करना है, PYQs देख लेना है, ठीक है। इंग्लिश में दिक्कत जा रही है तो वो कंप्लीट कोर्स का कवर अप कर लेना है, ठीक है। क्वांट्स में अगर आपको दिक्कत जा रही है तो वो भी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है, तो उसको डेफिनेटली फ्रूटफुल लीजिएगा, कम से कम समय में आपको मैक्सिमम आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस। आपको हमें हमारे चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब करना है, ठीक है। प्रीवियस सेशन देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करके वॉच कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा सो दैट हम लोग इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहे। आपको आज का सेशन कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा। कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कन्वे कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस। मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट सेशन में।